वही है क्या? इस याद रखिए, इस मामले में सब में समानता है, और जो रूप रंग कद काठी का अंतर है दैट इज जेनेटिक एंड इट में बी जोग्राफिकल। इस याद रखिए, सब लोग समान है इस मामले में, दैट इज अ मॉरल इक्वलिटी। इन सभी की क्षमताएं, सभी की कैपेसिटी समान है। अब तक किसको किसको मैं कैडबरीज दूंगा बुरा लगेगा? किसी बुरा लगेगा क्या? समान है आप। और किसको 2 लाख दे दूं वो अच्छा लगेगा? किसी को नहीं अच्छा लगेगा। इस याद रखिए, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करिए वो खुशी होता है, और किसी व्यक्ति की आलोचना करिए वो दुखी होता है। दैट इज इक्वालिटी। और एक बात याद रखिए दोस्तों, हमें हर समान है, क्या जर्मन क्या फ्रेंच, बाकी चीजें सोशल कॉन्टेक्स्ट भले में अंतर कर दे। अच्छा, कोई जर्मन हमसे मिले तो जब मुस्कुराते हैं तो वही मतलब समझेगा, कुछ और समझेगा? अच्छा बताइए, अब जर्मन में मुस्कुरा के बताइए, अच्छा फ्रेंच में रो के बताइए। एक खास बात है, इट्स इक्वालिटी। एक सिग्निफाई दैट देयर इज इक्वालिटी अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आप याद रखिए 2 लैंग्वेज होती है, वर्बल दूसरा और नॉन वर्बल। और खुशी की भाषा, दुख की भाषा पूरी दुनिया समझती है। और पूरी दुनिया तो सोचे, तुलसीदास ने तो इतना तक कह दिया, हित अनहित पशु पक्षी जाना। अगर व्यक्ति आप देखेंगे पशु के सामने भी खड़े होंगे समझ जाएगा कि हमारा हित करने वाला है या नुकसान पहुंचाने वाला है। इतनी समझ तो पशु पक्षियों में भी है। देयरफॉर देयर इज अ मॉरल इक्वालिटी इन दिस वर्ल्ड। और अगर विचारक के नाम लिखना हो तो ये विचार पाए किसमें आता है, जो आगे पढ़ना दे, थिंकर्स में, हॉब्स एंड लॉक। हॉब्स एंड लॉक के विचार में मॉरल इक्वालिटी का विचार पाया जाता है। हॉब्स ने कहा कि सभी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ये मानव का मूल स्वभाव है। लॉक ने कहा कि हर व्यक्ति पैदाइशी ईश्वर की संतान है। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग इतने सरल सरल सवाल पूछ रहे हैं कि स्वतंत्रता पर मार्क्स की धारणा, कल मैं बताया नहीं था आपको, तो अब हो सकता है कल आप न आए हो, अगर कल न आने के बाद भी सवाल पूछ रहे हैं थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दूसरी बात है, एक बात याद रखिए, नैतिक इक्वलिटी का मतलब इक्वलिटी होना चाहिए। वर्तमान में समाज में इक्वलिटी है जरूरी नहीं है। और जब इसे लॉक ने कहा ईच एंड एवरीवन इज बॉर्न फ्री, हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, हर व्यक्ति आजाद है, तो जिस समय कह रहे थे उस समय राजा महाराजा का शासन था, उस समय स्वतंत्रता थी नहीं। जब लॉक ने कहा हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उनका मतलब है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। इसे याद रखिए, इक्वलिटी में चाहिए। जैसे आज हम कहते हैं जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी है या होनी चाहिए? मॉरल इक्वलिटी होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो मॉरल को जमीन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉ बनाना पड़ेगा, लीगल इक्वलिटी। अगर आप सोचते हैं कि नैतिक समानता जमीन पर नहीं आ सकती, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए वी नीड सम सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। समानता के नैतिक विचार के प्रयोग के लिए समानता के नैतिक विचार के प्रयोग के लिए वैधानिक समानता विधि होनी चाहिए। और इसलिए व्हाट इज लीगल इक्वलिटी? इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। व्हाट इज लीगल इक्वलिटी? सेम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल ओवर ईच एंड एवरीवन। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि का निर्माण हो, सब विधि के समक्ष समान हो। और ये विचार लाया कौन? अब देखेंगे ये विचार बेंथम, बेंथम ने बहुत प्रभावी तौर पे बात कही। बेंथम, और अब देखेंगे कि विधि के समक्ष समानता का विचार डाइसी, DIECY, लीगल इक्वलिटी। जबकि आप देखेंगे परंपरागत समाजों में क्या होता था कि परंपरागत समाजों में
अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विधियां होती थी। विधि एक समान नहीं होती थी, बल्कि समाज का संपन्न वर्ग था उनके लिए विशेषाधिकार था, जो वंचित वर्ग था उनके लिए अलग विधि थी। दैट इज बेंथम ने कहा। उसके बाद याद रखिए, जैसे से लीगल इक्वलिटी हो गई तब यह हुआ क्योंकि पहले राजा महाराजा का शासन था। जैसे ही राजा के शासन से लोकतंत्र का विकास हुआ, वैसे इक्वलिटी की धारणा पॉलिटिकल बन गई, राजनीतिक समानता। देन पॉलिटिकल इक्वलिटी आ गई। और एक बात याद रखिए, अगर हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इसको डेमोक्रेसी कहने में कोई समस्या है? एंड व्हाट डज इट मीन बाय पॉलिटिकल इक्वलिटी? एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक मत। और प्रत्येक व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था में सामान्य सहभागिता की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था में समान सहभागिता की स्वतंत्रता, ये पॉलिटिकल इक्वलिटी है। और आपको याद दिला दें, यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी का सीधा सा मतलब है लोकतंत्र। हर व्यक्ति का एक मत है, हर व्यक्ति हर पद शासन में खुला है, कोई व्यक्ति निर्वाचन में भाग ले सकता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करता है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। पॉलिटिकल इक्वलिटी जो भी आप कह लीजिए। और सच पूछे, बेंथम ने इसकी मान्यता भी दी। बेंथम ने कहा हर व्यक्ति का महत्व एक है, एक से ज्यादा नहीं। बेंथम ने पहली बार एक व्यक्ति एक वोट का विचार दिया। बेंथम ने कहा 1 पर्सन 1 वोट, क्योंकि बेंथम ने कहा हर व्यक्ति का महत्व एक है, कोई व्यक्ति एक से ज्यादा गिना ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति सुख लेने की क्षमता रखता है। हर व्यक्ति सुख लेने की क्षमता रखता है, इसलिए ये तीनों मायने इक्वलिटी के हैं। इक्वलिटी का विकास इसी तरीके से हुआ। पहले नैतिक विचार आया, फिर विधि समान हो गई, फिर राजनीतिक व्यवस्था में समानता आ गई, और राजनीतिक व्यवस्था समान है तो इसका मतलब लोकतंत्र आ गया। इन तीनों बातों को कहने का एक और भी तरीका है, फॉर्मल इक्वलिटी। इन तीनों बातों को हम एक साथ अगर कह दे, एक नाम है औपचारिक समानता, फॉर्मल इक्वलिटी। इन तीनों बातों को कहने का एक और हमारे पास तरीका है, फॉर्मल इक्वलिटी। देखिए, फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब क्या है? हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होगा। फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब है हर व्यक्ति के साथ एक नियम होंगे, एक कानून होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। दैट इज अ फॉर्मल इक्वलिटी। फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब है सभी के लिए एक ही समान रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। इक्वल रूल्स एंड इक्वल रेगुलेशंस आर अप्लाइड फॉर ईच एंड एवरीवन। आपको याद दिला दें, अब फॉर्मल इक्वलिटी अगर सभी के लिए एक जैसा नियम होगा, सभी के लिए एक जैसे कानून होंगे, और आपको ये भी याद दिला दें कि जब हम समाज में इक्वलिटी की बात करते हैं तो फॉर्मल इक्वलिटी का ये मतलब नहीं है कि जो व्यक्ति में विद्यमान प्राकृतिक विषमताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। कई बार लोग कहते हैं प्रकृति में समानता नहीं है तो हम समाज में समानता कैसे करेंगे? प्रकृति में विषमता होगी। कई बार तो लोग बड़ा इलॉजिकल सी बात करते हैं कि 5 अंगुलियां अलग अलग हैं तो हम कैसे समान हो जाए। और शायद अरिस्टोटल जैसे लोगों ने यही बात कही थी, हम थिंकर पढ़ते भी हैं। अरिस्टोटल ने कहा था विषमता तो प्रकृति में ही है, विषमता तो शरीर में है। तो उन्होंने कहा था देयर इज इनइक्वालिटी इन बॉडी एंड इवन इन दिस लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। और विषमता शरीर में कैसे है?
भाई जो दिल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर का, शरीर के सभी अंग एक ही जैसे इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है कुछ कम महत्वपूर्ण है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है। इसलिए ऐसे लोगों ने, अरस्तु ने तो कहा था कि न केवल विषमता होनी चाहिए बल्कि विषमता आवश्यक भी है, ये प्राकृतिक भी, इट्स नेचुरल। इसका मतलब है जो लोग कहते हैं विषमता प्राकृतिक है, इसका मतलब खत्म नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ समानता का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पुरुष को महिला बना देंगे, महिला को पुरुष बना देंगे। हमारे ये भी कहना है सारी मूलियां बराबर कर देंगे, क्योंकि समानता का मतलब प्राकृतिक विषमताओं को खत्म करना नहीं। हम समानता का मतलब ये नहीं करें पहाड़ को समुद्र बनाएंगे, समुद्र को पहाड़ बना देंगे, या सब जगह समुद्र होगा सब जगह पहाड़ होगा। इट इज नेचुरली इम्पॉसिबल। हम ये कभी नहीं करें शरीर के सारे अंग जैसे हो जाएंगे। लेकिन हमारा ये कहना है ये विषमताएं जो समाज ने पैदा की हैं उसे हम समान बना देंगे। इसलिए प्राकृतिक विषमता खत्म करने का न हमारा कोई इरादा है न समानता का लक्ष्य है। हम उन विषमताओं को खत्म करना चाहते हैं जो समाज ने पैदा किया है। अब जरा सोच के देखिए, समाज में दो प्रकार की विषमता है। अब कोई लंबा है कोई छोटा है, तो क्या करें, जो लंबा उसको काट के नीचे से ठीक करें, जो छोटा है उसको ऊपर करें। ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन हम, कोई व्यक्ति हो दोस्तों, इसलिए राजनीतिक समानता क्या है, चाहे प्रतिभा देवी जी पाटिल और रामनाथ कोविंद की लंबाई अब देखिए, और याद रखिए हम सभी को समान मानेंगे। वोटिंग राइट, अच्छा वोटिंग राइट में क्या छोटा मोटा बड़ा लंबा ये सब अंतर करते हैं? ये प्राकृतिक विषमताएं हैं, ये फर्क नहीं पड़ता उससे। पॉलिटिकल इक्वलिटी सबको दे रहे हैं। इसे याद रखिए, समानता का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि प्रकृति में विषमता है इसलिए समानता नहीं होगी, विषमता होगी। प्रकृति में विषमता प्राकृतिक है और ये हम खत्म नहीं कर सकते। हम उन विषमताओं को खत्म करने की बात करें जो समाज ने पैदा किया। और एक बात याद रखिए, अगर समानता का मतलब है कि एवोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी, समानता का मतलब विषमता खत्म करना है, तो विषमताएं दो प्रकार की हैं। आप कहेंगे विषमता खत्म कर देंगे हम, तो सवाल ये, प्रशासनिक अधिकारी और एक सामान्य कर्मचारी को समान वेतन मिलता है एक जैसा? कैसा मिलता है? असमान मिलता है। विषमता है या नहीं है? इसे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? इसका मतलब है विषमता का मतलब है सही प्रकार की, समानता का मतलब कभी नहीं है सभी प्रकार की विषमताएं खत्म कर देना, बल्कि अतार्किक विषमताएं खत्म कर देना। देयर इज टू काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इन दिस वर्ल्ड। एक क्या है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर है। ये विषमता तार्किक है अतार्किक? धीरे से बोल रहे हैं, अतार्किक। और जो विषमता तार्किक कौन है, जो प्रतियोगिता के आधार पे है। अब भाई गोल्ड मेडल कोई जीतेगा ओलंपिक में, अब जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा है जीतेगा, तो पहले ये तो विषमता तार्किक हो गया, तार्किक। इसलिए फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब है यूपीएससी में एग्जाम देना सभी के लिए फ्री है, लेकिन जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन हमें मानना पड़ेगा विषमता को। हम नियम किसी के साथ अलग अलग नहीं करेंगे, नियम एक जैसा होगा। इसलिए फॉर्मल इक्वलिटी का विचार उदारवादी मानेंगे या मार्क्सवादी? कौन मानेगा? उदारवादी। दूसरी बात, लीगल पॉलिटिकल इक्वलिटी कौन मानेगा, उदारवादी या मार्क्सवादी? धीरे से बोल रहे हैं आप लोग, उदारवादी। तो हर चीज का विचारधारा संबंध है, हर चीज का विचारधारा को इसे जोड़ लीजिए। अब जरा देखिए अगला, तो फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब है कि सभी के साथ समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वलिटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट, सभी के साथ समान व्यवहार। अच्छा आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जो बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए, पूछिए मत कुछ, सारा जवाब आपको मिल जाएगा। पूछने में दिमाग लगाने के बजाय समझने में दिमाग लगा दीजिए, नहीं बाद में फिर भड़बड़ाते रहेंगे इसे। अरे पूछने का समय आपको कहाँ मिलता है यार इतना? ये सब अब क्या बताएं छोड़ दीजिए, इससे आपका नुकसान होता है, बता क्या है उसमें बताना क्या है? इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बात बता रहे हैं, आप पूछने में लगे हुए हैं। छोड़ दिए, एक बार पढ़ लीजिए, बाकी सारे जवाब आगे आपको खुद ही मिल जाएंगे।
ऐसा आपको कोई सवाल नहीं, उसका जवाब ना मिल जाए, धैर्य से पहले सुनिए जो बता रहा हूँ। प्रश्न लिखने में हमें बार बार तो प्रश्न लिखने में प्रॉब्लम क्या होती है, पहले तो प्रश्न लिख लेंगे 10 मिनट, फिर 3 लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, इसको खोदा और इसको खोदा, ले बड़ा बड़ा, जो अगला है उसको डिस्टर्ब किए पड़े हुए हैं। उसके बाद 10 मिनट सोचेंगे यार सर ने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, अरे मुझे पता है अगली बार उसको जवाब मिल जाएगा, पिछली बार जवाब, अगली बार जवाब, झूठ मूठ का परेशान है। 20 मिनट अपना खत्म किया, पूछने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान से सब जवाब का जवाब मिल जाएगा, तो पूछने में आपका तो नुकसान हो जाता है। फिर अगला है, अच्छा बताइए, समानता का मतलब है नियमों को एक बना दिया जाए। अब फॉर्मल इक्वलिटी में प्रॉब्लम क्या है? फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब है पहला इक्वल ट्रीटमेंट, समान बर्ताव, यानी टका सिर भाजी, टका सिर खाजा, अंधेर नगरी, सभी के साथ समान व्यवहार। फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं। फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब है राज्य सरकार किसी को न फेवर करेगा न किसी के साथ, तो स्टेट विल बी न्यूट्रल। फॉर्मल इक्वलिटी में राज्य तटस्थ होगा, निष्पक्ष होगा, न किसी को प्रमोट करेगा न किसी को सप्रेस करेगा। न किसी को प्रमोट करेगा न किसी को सप्रेस करेगा। अच्छा ये भी बात बता दें, जब कोई चीज पूछते हैं, जो चीज हमने बताया अगर उसमें कहीं कंफ्यूजन हो जरूर पूछ लेना चाहिए। मैं ऐसा पूछने का, हाँ जो चीज नहीं बता रहे उस पर दिमाग मत दौड़ाइए। जब हम पूछने के बाद मना करते हैं इसका जो चीज नहीं बताया, थोड़ा रुक जाइए, उसको जवाब मिल जाएगा। लेकिन आपको कोई चीज बताया तो मान लीजिए अगर वो आपसे स्लिप कर गई, समस्या हो गई, तो उसमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए, तुरंत पूछ लेना चाहिए भैया आपने बताया मैं समझ में नहीं आया, तो उसमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए फॉर्मल इक्वलिटी, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट, एक जैसा नियम, एक जैसा कानून, एक, समस्या क्या है? अगर हम फॉर्मल इक्वलिटी अपना लें जो उदारवादी मानते हैं, जो लिबरल्स आगे लेकर आए, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए? क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसका मतलब देख लीजिए, फॉर्मल इक्वलिटी का व्यवहारिक कॉन्सेप्ट आप देखिए। मान लीजिए कि सरकार समानता पैदा करना चाहती है और हमारे यहाँ दिल्ली में सभी व्यक्तियों को सरकार कहे भाई देखो सभी व्यक्तियों को बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, सभी को मेट्रो में फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल, इक्वल ट्रीटमेंट, घाटे वाला सौदा है या अच्छा होगा? क्यों? क्यों? क्योंकि याद रखिए फॉर्मल इक्वलिटी डजंट कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ सिचुएशन। अरे भाई समाज में भी तो हम है, संविधान बना देने से, नियम बना देने से समाज में समानता आ जाएगी, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी होती हैं। अब हो सकता है कि मेट्रो में इस व्यक्ति के लिए एक बड़ा भाई जो कोई मजदूरी कर रहा है जिसकी महीने की ही पेमेंट 6-7 हजार है, उसको मेट्रो का टिकट फ्री करिए, वो तो फायदा है। लेकिन पता चला कि जो 60 हजार जो वर्किंग है, एमएनसी में काम कर रहा है, टीचर है, प्रोफेसर है, उसको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। प्रॉब्लम है। इसे सभी के साथ एक समान व्यवहार समानता पैदा करेगा या असमानता? इसे याद रखिए, इक्वलिटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। इसलिए इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, अगला इसको और प्रभावी कैसे बनाया जाए, तब यानी इसमें फॉर्मल इक्वलिटी में क्या विषमता है, क्या समस्या? पहला, यह असमान परिस्थितियों की उपेक्षा करता है। समस्या क्या है? इट निग्लेक्ट द अनइक्वल सर्कमस्टांसेस, इसमें असमान परिस्थितियों की उपेक्षा की जाती है। दूसरी बात, सामाजिक आर्थिक समानता को ध्यान में नहीं रखा जाता।
It never considered the importance of social economic equality. सामाजिक आर्थिक समानता को इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता, इसीलिए समान व्यवहार से समाज में विषमता बढ़ सकती है. Therefore, equal treatment can lead towards the inequality in society. इसलिए समान व्यवहार से समाज में विषमता बढ़ सकती है. याद रखिए, समान व्यवहार की बात किसने की? बेंथम जैसे लोगों ने समान व्यवहार, लॉक समान व्यवहार, हॉस समान व्यवहार. नहीं, प्रॉब्लम है इसमें. इसी वजह से अब नया कॉन्सेप्ट क्या आया? सोशल इक्वलिटी. अगला डायमेंशन क्या गया? इसलिए आगे बढ़ गया सामाजिक समानता. सामाजिक समानता का मतलब क्या होता है? याद रखिए, हमारे अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद 18 टाइटिल का अंत क्या है? सामाजिक समानता. एबोलिशन ऑफ प्रिविलेज एंड टाइटल, विशेषाधिकार और उपाधियों की समाप्ति. पहला एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एंड प्रिविलेज, विशेषाधिकार की समानता, उपाधियों की समानता. इसका मतलब है अब कोई न सर होगा, न कोई लॉर्ड होगा, न कोई अर्ल होगा. अब इसलिए आप देखेंगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में पहली बार लिखा गया विधि के समक्ष समानता, उसके बाद लिखा गया विधि का समान संरक्षण. यानी पूरा का पूरा संविधान थियरी से ही तो इम्पैक्टेड है. अगर आप लिबर्टी नहीं जानते तो अनुच्छेद 19 कैसे समझेंगे दोस्तों? और अगर आप इक्वलिटी नहीं जानते तो अनुच्छेद 14 कैसे समझेंगे? तो सारा थियरी का तो एप्लीकेशन है संविधान. इस वजह से प्रिविलेज, यानी प्रिविलेज किसी को नहीं दिया जाएगा. दूसरा, जाति धर्म के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. नो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस. तो जाति धर्म यानी पैदाइशी आधार पर किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा. पैदाइशी आधार पर नहीं. और लोग कहते हैं सोशल इक्वलिटी का एक और मतलब होता है बहुमत अल्पमत का दमन नहीं करेगा. मेजॉरिटी विल नेवर अलाउड टू सप्रेस द व्यूज ऑफ माइनॉरिटीज. बहुमत के द्वारा कभी भी अल्पमत का दमन नहीं किया जाएगा. तो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा. लेकिन अगली बात आप देखेंगे, और जब सोशल इनइक्वलिटी की बात आई तो सच मानिए पूरे पॉलिटिकल थियरी में समानता की बात तो अरिस्टोटल ने कर दी. अरिस्टोटल को हम अलग से ही पढ़ते हैं. अरिस्टोटल तो विषमता को जस्टिफाई करता है. अरिस्टोटल कहता है भाई जो लोग ज्यादा अमीर है, प्रतिभाशाली हैं, वो ज्यादा सक्षम है. अब ये तो अपने आप में असंवेदनशील चिंतन है. इसलिए कहा जाता है पॉलिटिकल थियरी में पहली बार समानता को केंद्रीय महत्व लाने वाला विचारक रूसो था. 18th सेंचुरी फिलोसोफर रूसो. रूसो ने पहली बार समानता को केंद्रीय महत्व दिया. जब उसने लिखा डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जब रूसो ने उस लगभग 1754 में किताब लिखी गई, तो डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, रूसो पहला विचारक था फॉर होम इक्वालिटी इज सेंट्रल कॉन्सेप्ट, नॉट लिबर्टी. ये तो रूसो के लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि लिबर्टी को नहीं मानता वो, लेकिन रूसो तो ऑल इन ऑल है, वन इन ऑल है. लेकिन रूसो ने पहली बार सामाजिक विषमता की बात की और उसने कहा इस सामाजिक विषमता आने से मानव का स्वभाव दूषित हो गया जो अपने आप में इतना अच्छा है.
मानो लालची कैसे बन गया, स्वार्थी कैसे बना। दोस्तों हम पैदा नहीं थे ऐसे, हम ऐसे हो गया कि यहाँ पे। इसलिए मानव स्वभाव का दोष है, समाज का दोष है। इसे दोस्तों स्विट्जरलैंड में इतना अच्छा समाज क्यों है? परिस्थितियां ऐसी हैं। और हमारे यहाँ इतना बुरा समाज क्यों है? वातावरण ऐसा है। इसे रूसों ने कहा समाज को खराब किसने किया? प्राइवेट प्रॉपर्टी ने। इसलिए सोशल इक्वलिटी किससे जाके जुड़ गई? इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो रूसों ने कहा इस समाज में समस्या पैदा करना का सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। इसलिए उसने कहा आर्थिक समानता होनी चाहिए। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। और बल्कि रूसों ने कहा भी कि समाज में न कोई मालिक होगा, न कोई मजदूर, न कोई शासक होगा, न कोई शासित, न कोई मालिक होगा, न कोई दास। उसने कहा समाज में 3 प्रकार की विषमता है, मैं तीनों खत्म कर दूंगा। और उसने कहा प्राइवेट प्रॉपर्टी। रूसो ऐसा बोलता है जैसे अगर आप कभी उसका विचार पढ़ें और आगे नाम न देखें तो ऐसा कोई मार्क्स बोल रहा है क्या? इसे कहा जाता है मार्क्स भी रूसो से बहुत प्रभावित था। रूसो का इतना अच्छा कथन है, जब आपको कोई ये ना बताए कि उसने ही कहा है तो आप मार्क्स ही टिक कर देंगे। उसने कहा न कोई इतना अमीर हो कि दूसरे खरीद सके और न कोई इतना गरीब हो अपने आप को बेचने के लिए विवश कर दे। हमारे समाज में ऐसा ही है, लोग किडनी बेच रहे हैं दोस्तों। किडनी के बेचने का मतलब स्वयं को बेचना। और हमारे यहाँ तमाम तरीके से ऐसे आप देखेंगे महिलाओं का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार, ये समाज की विषमता को दिखाता है। जिससे रूसो बड़ा आहत था। उसने कहा मेन कारण क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसे कितने प्रकार की विषमता खत्म करना चाहता था। नंबर 1, रूलर और रूलिंग के बीच में नो इनइक्वालिटी बिटवीन रूलर एंड रूलिंग। शासक और शासित के बीच कोई डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा, मास्टर एंड स्लेव, न कोई मालिक होगा न कोई दास होगा। और दूसरा, न कोई कैपिटलिस्ट होगा न कोई वर्किंग क्लास होगा। ये 3 प्रकार की विषमता होती है। और देखिए तीनों विषमता आर्थिक है। इसका मतलब है केवल एक समान विधियां अपनाकर आप 3 विषमता तो नहीं खत्म कर सकते। एक समान विधि अपनाकर रूल्स एंड रेगुलेशन आप एक जैसा बना देंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन एक जैसा होना चाहिए, संपत्ति का बंटवारा भी एक जैसा होना चाहिए। मालिक और माने शासक और शासित के बीच कोई अंतर नहीं होगा। मालिक और दास के बीच, मास्टर एंड स्लेव, एंड पूंजीपति और लेबर के बीच में, पूंजीपति श्रमिक के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। इन तीनों प्रकार की विषमता को खत्म करेगा। और मानता था सभी विषमताओं का मूल कारण क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सभी प्रकार की विषमताओं का मतलब है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और वो उसको खत्म करना चाहता था। अब आप ये बताइए कि आर्थिक समानता, यानी बताइए सामाजिक और आर्थिक समानता वास्तविक है। याद रखिए भगनीनुओं ने एक नया ही विचार जोड़ दिया। महिलाओं ने कहा ना ना भाई एक और समानता चाहिए, क्या हम कर लेंगे पुरुष और महिला के बीच में। नारीवादी तब जानते हैं, नारीवादी कहते हैं ना ना भाई ये समानता, भी हमारी बात तो हुई नहीं, क्या भगनियो तुम भी बात बोली दो। तो उनका रिलेशन बिटवीन, इक्वालिटी बिटवीन जेंडर, परिवार में समानता करो। जेंडर में महिलाओं की हर जगह बात वही आ जाती है। मार्क्स और नारीवादी एक ही समान है। कहीं भी मार्क्स की बात करेंगे कैपिटलिज्म हटाओ साम्यवाद लाओ, सीधा फार्मूला है। तो सवाल ये है आप किसको मानेंगे, आर्थिक समानता या वैधानिक और राजनीतिक समानता? किसको मानेंगे? अच्छा, मतलब आप चाइना को मानेंगे। अगर आर्थिक भाई व्यवहारिक रूप में कहें कहाँ पे आर्थिक समानता ज्यादा है? चाइना में, रसिया में, नॉर्थ कोरिया में। ये बात अलग है, सब लोग गरीब ही हैं लेकिन समानता है। अच्छा, आर्थिक समानता पैदा करने के 2 तरीके हैं, सबको गरीब बना दिया जाए, और दूसरा है सबको अमीर बना दिया जाए।
अच्छा, गरीबों को अमीर बनाना जरा डिफिकल्ट है, अमीरों को गरीब बना देना बहुत आसान है, जिसमें अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। भाई क्या कर रहे हैं, जो संपत्तिशाली लोगों को टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं और जो गरीब वाला है उसको मुफ्त। ये काम बहुत आसान है, गरीबों को अमीर करना बहुत कठिन है। अब बताइए कौन समानता का समर्थन करेंगे, इधर होना चाहिए उधर, या दोनों होनी चाहिए? अच्छा, दूसरी बात, फांसीवादी क्या कहेंगे समानता के बारे में? क्या? धीरे से आप क्यों बोल रहे हैं? फांसीवादी क्या कहेंगे? क्या? अरे फांसीवादी समानता के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा अपने मन में चावल की तरह उबल रहे हैं दोस्तों, मुझे क्या पता है, तेजी से बोलो। अभी कूलिंग बढ़ाने को भी पीछे दंदनाती है, पानी नहीं है, दंदनाती आवाज मेरे पास चली जाती है, पानी नहीं है, और मेरे सामने बैठे हूं। अरे क्या बोल रहे हो यार, बोलो तेजी से बोलो। फांसीवाद में एक बात याद रखिए, फांसीवाद कहते हैं समानता का सवाल ही नहीं पैदा होता, नेता बॉर्न होता है। नेता, व्यक्तित्व, लीडर, ड्यूस, फ्यूरर। ड्यूस फांसीवादी नेता को ड्यूस कहते थे और हिटलर फ्यूरर कहा करता। इस याद रखिए, समानता की बात ही मत करिए। अब ये लॉजिकल सी बात है, जो समानता की बात करेगा लोकतंत्र को मानेगा, फांसीवादी बिल्कुल नहीं मानते थे। नेता पैदा ऐसी होता है, अब किसी को ट्रेनिंग दे दे के भाषण पढ़ा पढ़ा के नेता बना दे, राहुल गांधी भी नेता बन जाते, ना बन पाएंगे। फांसीवादी कहते हैं बॉर्न टैलेंट होता है, प्रशिक्षण शिक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो तो बिल्कुल नहीं मानते। एलिटिज्म को बात मानते हैं। विशिष्ट वर्गवादी आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। विशिष्ट वर्गवादी से पूछा गया, भाई समानता कहाँ पैदा हो गई, बताओ कहाँ हुई है? कहा यार ऐसी क्यों बोल रहे हो, हम करना चाहते हैं, बेकार की बात में बैठो, समानता नहीं। लेकिन सवाल है मार्क्सवादी क्या कहेंगे? अब बताइए, अब ये बताइए, उदारवादियों की समानता की बात ज्यादा अच्छी है मार्क्सवादियों की बात? और दूसरी बात आप बताइए, कोई उदारवादी आर्थिक समानता की बात करेगा नहीं करेगा? अच्छा बताइए, अब देखिए कॉन्सेप्चुअल मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोई उदारवादी आर्थिक समानता की बात करेगा या नहीं करेगा? क्या? बात ध्यान रखने की है, उदारवादी भी आर्थिक समानता की बात करता है, बशर्ते पूंजीवाद के दायरे में। अच्छा, उदारवादी से पूछा जाए क्या समानता, अच्छा जितने कल्याणकारी राज्य के समर्थक है समानता की बात करते हैं नहीं करते हैं? इसलिए अगर किसी उदारवादी से पूछा जाएगा समानता आर्थिक, तो हाँ आर्थिक समानता करेंगे, हम स्वास्थ्य की सुविधा दे देंगे, वेतन भत्ता दे देंगे, न्यूनतम रोजगार दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, ये सब देंगे, आवास दे देंगे, चिकित्सा दे देंगे, ये सब देंगे। इसलिए याद रखिए, उदारवादी भी समानता की बात करता है, बाजारवाद पूंजीवाद के दायरे में, अभी वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन मार्क्सवादी से कैसे अलग है? मार्क्सवादी भी आर्थिक समानता की बात करता है। कैसे? मार्क्सवादी पूंजीवाद के विध्वंस की बात करता है। मार्क्सवादी कहता है ना, हमें वितरण नहीं चाहिए, हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें फैक्ट्री का कल कारखाने का मालिक कौन होगा? इसे उदारवादी क्या कहते हैं? मजदूरों से बोनस ले लो, वेतन भत्ता बढ़ा लो, 7वां पेमेंट कमीशन लागू कर देंगे, 8वां कर देंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों को, अगर तुम मर जाओगे तुम्हारे बच्चों को रोजगार दे देंगे। मार्क्स कहता ना, हमें रोजगार नहीं चाहिए, बोनस नहीं चाहिए, वेतन भत्ता नहीं चाहिए, मुझे रिलायंस का मालिकाना हक चाहिए, मुझे वॉशरूम नहीं चाहिए, वॉशरूम में नहीं जाना है दोस्तों, हम खेत में चले जाएंगे, हमें जमीन का मालिकाना हक चाहिए, वॉशरूम नहीं चाहिए हमें, और नहीं आयुष्मान योजना चाहिए, हमें तो रिलायंस पर, महिंद्रा पर, टाटा पर मालिकाना हक चाहिए। मार्क्सवादी बात मानते हैं। इसे याद रखिए, मार्क्सवादियों से कहा भाइयों ये बताओ, अगर ओलंपिक खेल तुम कराओगे तो कैसा होगा? उनका सबको गोल्ड मेडल, सबको गोल्ड मेडल। इसे खास बात है, मार्क्सवादी कहते हैं खेला तो ना, दौड़ा तो ना, दौड़ना इंपॉर्टेंट है, जीतना। पूंजीवाद ने क्या प्रवृत्ति पैदा कर दी? जीतना,
हारना, कंपटीशन। मार्क्सवादी कहते हैं नो कंपटीशन, लव, अफेक्शन, कम्युनिटी, साथ में एंजॉय करना है। अरे कंपटीशन से प्रतिस्पर्धा होती है, हारे जीते हुए व्यक्ति के बीच फासला बढ़ जाता है, प्रेम कभी हो नहीं पाता, क्लास बन जाता है, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब। और हम तो सोचते हैं जो खेला वो सिकंदर, या जो जीता वो सिकंदर। इसे याद रखिए, मार्क्सवादी इकोनॉमिक इक्वलिटी को आधुनिक भाषा में क्या कहा जाता है? अगला पॉइंट। अब देखिए ये सब, अच्छा बताइए, मैंने उदारवाद मार्क्सवाद के दायरे से हम बाहर निकल पाए? वही उदारवाद, वही मार्क्सवाद, वही नारीवाद। इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं दोस्त, हम क्या बताएं? फिर सुनते सुनते बोर तो नहीं हो गया? अगला पॉइंट क्या करें? अगला पॉइंट, मार्क्सवादी मार्क्सवादियों के आर्थिक समानता के विचार को मार्क्सवादियों के आर्थिक समानता के विचार को जेम्स फिस्किन ने मछली किन, अब फिस्किन को लगता है ऐसा जैसे कोई नया, अरे फिश का मतलब मछली, किन का मतलब उसका भाई, किन का मतलब उसी कुंबे का आदमी, और क्या? जेम्स फिस्किन, जेम्स वाट नहीं है। तो जेम्स फिस्किन ने मार्क्सवादियों के आर्थिक समानता के विचार को इक्वलिटी ऑफ आउटकम का नाम दिया। इक्वलिटी ऑफ आउटकम का नाम दिया, जिसका अभिप्राय है कि पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा, पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश होगा, which means the entire capitalist system will be destroyed. पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश होगा और उत्पादन के साधनों पर, एक ही बात आती है मार्क्स में, उत्पादन के साधनों पर समूचे समुदाय का नियंत्रण होगा। Even there will be the community's ownership over the means of production. उत्पादन के साधनों पर समूचे समुदाय का नियंत्रण होगा। अब सीधी सी बात है, इसका मतलब है इक्वलिटी ऑफ आउटकम का मतलब क्या है? परिस्थितियों की समानता। अब बात ये आप देखिए, अगर एक बार आईएएस मेंस एग्जाम में पूछा गया है फॉर्मल इक्वलिटी और इक्वलिटी ऑफ आउटकम के बीच अंतर बताइए, यानी एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, उदारवादी समानता और मार्क्सवादी समानता के बीच अंतर बताइए। लेकिन आप याद रखिए, मार्क्सवादी समानता अगर ये है कि सभी की परिस्थितियां जैसी हो जाए, पूंजीवाद खत्म हो जाए, आर्थिक रूप में सब एक जैसे हो जाए, इसकी खामियां क्या है? हर चीज का क्रिटिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए, इसकी खामी क्या है? एक बात याद रखिए, मार्क्सवादी व्यवस्था में अगर ये होगा तो आप याद रखिए, सामाजिक आर्थिक समानता देने के नाम पर इसे लीगल पॉलिटिकल इक्वलिटी छीन ली गई। उदारवादियों की बड़ी खास बात है कि वो सामाजिक आर्थिक समानता देते हैं, लीगल पॉलिटिकल इक्वलिटी छीनते नहीं है। और अगर मार्क्स से चाहता है इक्वलिटी ऑफ आउटकम का मतलब परिस्थितियों की समानता हो जाएगी, तो सच पूछिए
व्यक्ति की प्राथमिकताएं, व्यक्ति की प्रतिभाएं, व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और अब समाज को एक जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो शायद वो घाटे वाला सौदा होगा, बन नहीं पाएगा, जो आज तक कहीं हो भी नहीं पाया। लेकिन जो लोग मार्क्सिस्ट समर्थक हैं वो ये कहते हैं, तो उन्होंने कहते हैं अरे भाई मार्क्स ने ये थोड़ी सभी कहा कि सभी लोग समान हो जाएंगे, ये तो मार्क्स की गलत व्याख्या है। अच्छा, कई लोग तो कहते हैं अमेरिकन ने, इंग्लैंड के लोगों ने मार्क्स की व्याख्या को ही बिगाड़ कर रख दिया। मार्क्स क्या करता था, सबकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, सबकी इच्छाएं थोड़ी, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिजायर। यानी मार्क्स ने कभी नहीं कहा था सबके, मार्क्सवाद को हम ऐसे समझ लेते हैं कि सबका घर एक जैसा होगा, सबका मकान एक जैसा होगा, सबकी जमीन एक जैसी होगी। मार्क्स ने ऐसा नहीं कहा। मार्क्स ने कहा जिसको आवश्यकता ज्यादा होगी उसकी आवश्यकता पूरी होगी। अब किसी के 5 बच्चे हैं तो पहले उसको हम ध्यान में रखेंगे जब बजाय जिसके 1 बच्चे हैं, बस इतना ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबका घर एक जैसे हो जाएंगे। अब कोई बूढ़ा है तो हम पहली प्रायोरिटी उसको देंगे, नीड उसकी ज्यादा है। इसीलिए मार्क्सवादी ऐसी बात नहीं करते, लेकिन लोग उसको ऐसी बता देते हैं। तो जब भी मार्क्सवाद की आलोचना है तो उसका मार्क्सवाद को जस्टिफाई तो हमें करना है। मैं मार्क्स ने ऐसा नहीं कहा था सबके घर एक जैसे, सबके मोबाइल एक जैसे, ऐसी इक्वलिटी ऑफ आउटकम, ये तो कभी नहीं करता वो। लेकिन आगे आप देखें जितना भी, बस इस बात को लिख लीजिए, बल्कि मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आलोचना होगी उसका डिफेंस भी उतना होना चाहिए। मार्क्सवादी मार्क्सवादी समानता का यह बिल्कुल मतलब नहीं मानते कि सभी की आर्थिक परिस्थितियां एक समान हो जाएंगी। Even Marxists never believe that the economic status of each and every one will become same. मार्क्सवादी ऐसा कभी नहीं मानते कि सभी की आर्थिक परिस्थितियां एक समान हो जाएंगी, बल्कि मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है, कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी। ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी अंडरलाइन, एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड अंडरलाइन। क्षमता अंडरलाइन, आवश्यकता अंडरलाइन, ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो मार्क्स ने हमेशा नीड शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कहा कि सबके पास एक जैसी कार होगी, लेकिन आप याद रखिए, लेकिन मार्क्सवादी समस्या तो आएगी कि जहां जहां मार्क्सवादी समानता का प्रयोग हुआ वहां सच पूछे वैधानिक और राजनीतिक स्वतंत्रता समानता खत्म हुई। दूसरा सवाल आपसे यह है, पहले स्वतंत्रता आई या पहले समानता? पहले स्वतंत्रता आई या पहले समानता? क्या? स्वतंत्रता। और समानता है क्या? स्वतंत्रता का सभी लोगों के लिए उपलब्ध होना। समानता है क्या? पहले स्वतंत्रता ही आई, लॉक स्वतंत्रता लेकर आया, हॉब्स स्वतंत्रता लेकर आया, रूसो बाद में आता है। समानता है क्या? स्वतंत्रता सभी को मिल जाए, ये क्या है? समानता। इसे समानता नहीं होगी, स्वतंत्रता कुछ लोगों को मिलेगी। इन एब्सेंस ऑफ इन इक्वलिटी, लिबर्टी विल बिकम द प्रिविलेज ऑफ ए फ्यू। इसे याद रखिए, स्वतंत्रता और समानता में बड़ा जबरदस्त संबंध है। यानी जब स्वतंत्रता, पहले स्वतंत्रता किसको मिली? पूंजीपति को, मध्यम वर्ग को,
संपत्तिशाली को, और बाद में जब जब स्वतंत्रता ये हुआ गरीबों को मिले, मजदूरों को मिले, समानता आ गई कि नहीं? इसे जैसे जैसे लोगों को स्वतंत्रता मिली, ध्यान से अब देखिए, मतदान का अधिकार पहले अमीरों को मिला, गरीबों को मिला? अमीरों को। तो जैसे जैसे स्वतंत्रता सभी के लिए देने जाने लगी, उसी का परिणाम क्या हो गया? समानता। लेकिन एक बात और याद दिला दे, ये तो हमने बेसिक बात देख ली कि राजनीतिक स्वतंत्रता, वैधानिक, इसको विचारधारा से अपने जोड़ लिया, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, फासीवाद, नारीवाद। लेकिन आप याद रखिए, अब जो समानता का लेटेस्ट डिस्कशन करें, क्योंकि यहां से प्रश्न एक बार तो पूछ लिया गया था, लेकिन जो लेटेस्ट डिस्कशन है आगे बढ़ाई जरा इसी बात को कि समानता की जो अभी वर्तमान अवधारणाएं हैं और वर्तमान डिस्कशन में मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। सच पूछिए, आज की डेट में पॉलिटिकल थियोरी में तो फ्रांसिस फुकुयामा ने सही कर दिया, मार्क्सवाद का चिंतन समानता के बारे में बहुत है नहीं। इसे पूरा डिबेट इक्वलिटी का उदारवाद पे ही चला जाता है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि मार्क्सवादी सिस्टम कौन अपना रहा है? चीन भी उदारवाद के मार्ग पर बढ़ गया। तो इस मामले में दिखता है कि भाई मार्क्सवादी डिबेट है नहीं। अब जरा देखें समानता के समकालीन डिबेट्स क्या है, अगला हेडिंग है। यहां तक कुछ पूछना हो जो हमने बताया तो उसका बताइए कि व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑफ इक्वलिटी। और इसके बारे में अमर्त्य सेन ने एक आर्टिकल लिखा। अमर्त्य सेन ने एक आर्टिकल लिखते हुए कहा, Amartya Sen wrote an article and he said that equality of what? इसका टाइटल है यानी किसकी समानता की जाए। भाई समानता क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, कैसे लोगों को आप समान बनाना चाहते हैं? इक्वालिटी ऑफ व्हाट? तो अब देखेंगे इक्वालिटी ऑफ व्हाट में मार्क्सिस्ट डिबेट है नहीं, मार्क्सिस्ट डिबेट नहीं दिखता और सब बिल्कुल कंटेम्प्रेरी डिबेट आ जाता है। और इसीलिए देखिए एक जमाना था जब हमारे सिलेबस में बड़ी कभी कभी बेसिक बातें पूछी गई, जरूरी नहीं कंटेम्प्रेरी बात पूछ ली जाए, ये सेट करता है कि एग्जामिनर कहाँ का होगा। एग्जामिनर चेंज होता रहता है। कई जगह के एग्जामिनर हैं वो लेटेस्ट डिबेट ही पढ़ाते हैं, परंपरागत बातों से मतलब ही नहीं है। कई जगह लोग परंपरागत ही बात रखते हैं, लेटेस्ट से सरोकार नहीं है। हम दोनों को ध्यान में रख के चलते हैं। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखिए, कई बार ऐसा पूछा एकदम लेटेस्ट पेपर है, कई बार ट्रेडिशनल। एग्जामिनर चेंज होता रहता है, इसलिए ये तो लेटेस्ट डिबेट है। अब जरा देखें कि इक्वलिटी ऑफ व्हाट में अमर्त्य सेन ने क्या कहा, कितने प्रकार की इक्वलिटी। पहला, इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, कल्याण की समानता। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अच्छा बाद में पूछूंगा, छोड़िए, अभी कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, डाइवर्जन हो जाएगा, तो मैं बाद में पूछूंगा। इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर। दूसरा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर की समानता। कल्याण की समानता, अवसर की समानता। और लोग कहते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को एक और भी माध्यम से कह सकते हैं, उसका मतलब इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की समानता। वैसे कुछ लोग कहते हैं इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक ही बात है। और लास्ट में इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटीज, क्षमताओं की समानता।
तो बात हम यहां शुरू करें, इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर। अमर्त्य सेन ने कहा समानता की बात यहीं शुरू होती है, और आप जानते हैं कि अमर्त्य सेन मार्क्सवादी तो है नहीं, लिबरल है, और नोबेल प्राइज मार्क्सवादी को आज तक मिला नहीं कभी। अगर मार्क्सवादी को भी नहीं मिला, तीसरी दुनिया के लोगों को नहीं मिला। इस दुनिया में शांति का सबसे बड़ा दूध कहां पैदा हुआ दोस्तों? नहीं मिला। आप समझ सकते हैं नोबेल प्राइज मिलने के अपने अपने क्राइटेरिया है। तो पहला, कल्याण की समानता का मतलब क्या है? फर्स्ट, व्हाट डू मीन इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर? किसी ने पूछा कि मार्क्स की समानता लीगल और राजनीतिक इक्वलिटी के खिलाफ कैसे है? मार्क्स ने ऐसा कहा नहीं, लेकिन हो तो यही गया ना। चाइना मैंने बताया, और रसिया में, नॉर्थ कोरिया में देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया में किम इन जुंग के कौन समान है, देख लीजिए। तो मार्क्स ने क्या कहा, क्या हो गया, एक अलग बात है। इसलिए पहला, इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर क्या है? पहला, कल्याण की समानता, पहला हेडिंग है। अमर्त्य सेन का मानना है कि कल्याण की समानता का विचार कल्याण की समानता का विचार बेंथम के विचारों में अंतर्निहित है। द नोशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर लाइज इन आइडियाज ऑफ बेंथम। कल्याण की समानता का विचार बेंथम के विचारों में अंतर्निहित है। अच्छा, जो बात इंपॉर्टेंट है, बेंथम ने कुछ कहा था, और कहा यह था दोस्तों कि जीवन में हमारा मूल उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति करना। बेंथम की बड़ी फेमस लाइन है, हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है? आपको क्या लगता है कि आपका उद्देश्य यूपीएससी पास करना नहीं है? उसके बाद जो सुख मिलता है वो आपको अट्रैक्ट करता है, न कि जाकर कुर्सी पर बैठ जाना। उसके बाद जो नीली बत्ती मिलेगी दोस्तों, यात्राएं होगी, खाने पीने की सुविधाएं मिलेगी, दैट इज ए अट्रैक्शन ऑफ द सर्विस। इसलिए हमारा उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति करना। और कई लोग तो बिल्कुल एसी के सामने गम बैठते होंगे, जगह उनकी फिक्स है, क्योंकि उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं है दोस्तों। गर्मी लगना दुख की बढ़ोतरी है, सुख की प्राप्ति। तो जीवन में हमारा मूल उद्देश्य सुख को ज्यादा ज्यादा करते जाना और दुख को थोड़ा कम करना। अब सवाल ये है, इसलिए आजकल भौतिकवाद के जो जमाने में, जहां मैं, इसलिए बेंथम का विचार भौतिकवादी है, यानी हमें ईश्वर आत्मा परमात्मा ये सब नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? सुख, प्लेजर। और सुख का सीधा सा मतलब, आजकल तो भौतिकवादी समाज में सुख की प्राप्त करने की आकांक्षा अगर आप देखिए तो लोग आजकल बच्चों के नाम क्या रखते हैं? हनी, मनी, मतलब नाम से सुख आएगा दोस्तों। अच्छा, आदर्शवादी लोगों के नाम रखते क्या थे? राधे श्याम, जय जय राम, सीताराम। इसमें सुख की फीलिंग नहीं होती, मतलब सात्विकता, मतलब वैराग्य जैसा। और राधे श्याम, जय जय राम, नाम कैसा होना चाहिए? इसलिए अच्छा, किसी व्यक्ति का नाम आपने आज तक सुना सुख हरण या दुख हरण? दुख लेने के बाद दोस्तों भौतिकवादी व्यक्ति नहीं करता, कबीर क्या करते थे। कबीर कहा था, सुखिया सब संसार है गावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। तो भाई कबीर तो हमें बनना नहीं दोस्तों, हमें तो भप्पी लहरी बनना है, और हमें बनना है खली, यानी सबके हिस्से का दूध पी जाओ, शरीर बनाओ, और यावत जीवे सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित भस्य भूतस्य देहस्य पुनरा जन्मम कुतः। यानी ये सुखवादी दर्शन क्या है?
जैसे जियो, सुखपूर्वक जियो। ऋण लेकर पिज्जा बर्गर खाओ, घी तो पीने की बात अब रही नहीं। ऋण लेके भी ऐसे कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति जिसने सबसे उधार ले रखा है? आप सोचते हैं बड़ा बेकार, वही सबसे होशियार है। उधार लेकर भी समोसा खा रहा है, और जो आदमी पैसा रख के देख रहा है, होशियार कौन? ऐसे स्टूडेंट को हमेशा रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आगे चल के विजय माल्या बनने की क्षमता रखता है। उधार लेके दोस्तों मजे कर रहा है। अब यहाँ लोग ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं। क्या करेंगे ईमानदारी का जीवन लेके? हमें दोस्तों सुख चाहिए, जीवन में एक ही पर्पज है, तो लंदन बैठ के सुख मिलेगा, दिल्ली में बैठ के सुख मिलेगा। इसे हमारे जीवन का मूल उद्देश्य सुख है, और हम वही काम करें सुख बढ़ाता है। और जो काम सुख बढ़ाए वो उपयोगी, और जो सुख घटाए वो अनुपयोगी। अगर सुबह सुबह नींद में मजा आ रहा है, सुख बढ़ रहा है, डोंट कम इन द क्लास। सुख मैक्सिमाइज करिए पहले। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि अब सवाल है कि आप फिल्म देखने गए, उसमें 150 ग्राम सुख मिला, क्लास में 50 ग्राम सुख मिला, तो क्या करना चाहिए? फिल्म। हमेशा वो काम करिए जो सुख को बढ़ाता हो। अब इसलिए राज्य का एक ही काम है, लोगों के सुख की चिंता। सुख बढ़ा दिए, कल्याण हो गया। अगला पॉइंट। और बेंथम, अब अच्छा याद रखिए, इसलिए बेंथम के विचार को उपयोगितावाद कहा जाता है। आइडिया बेंथम इज ऑल्सो नोन एज यूटिलिटेरियनिज्म। अच्छा, क्या चीज उपयोगी है? सुख को बढ़ाती है, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो सुख को बढ़ाए वो उपयोगी, और जो दुख बढ़ाए सीधा फार्मूला है। बाकी कोई भी चीज उपयोगी है जो सुख बढ़ाता है। अब आप समझिए आपके आसपास क्या चीजें हैं जो सुख बढ़ा रही हैं, वो ठीक है। अब आप यहाँ गर्मी में बैठे हुए, आपके नीचे में हीटर लगा दूं, उपयोगी है अनुपयोगी है? गर्मी में स्वेटर पहन लीजिए, उपयोगी है अनुपयोगी है? अनुपयोगी है। गर्मी में आइसक्रीम खिला दें, उपयोगी है अनुपयोगी है? उपयोगी। सुख बढ़ा रहा है। इसलिए उपयोगिता क्या है? जो सुख को बढ़ाए। अगला पॉइंट। बेंथम ने कहा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही समाज के लिए बेहतर है। मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर इज गुड फॉर सोसाइटी। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख समाज के लिए बेहतर है। अच्छा, क्लास में किसी को गर्मी तो नहीं लग रही है? गर्मी तो नहीं लग रही है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? एक आध दो लोगों को समस्या है तो उसको कोई परवाह भी नहीं है। अधिकतम लोग सुखी होने चाहिए। बेंथम ने क्या कहा? अगर 100 लोग हैं तो इफ 95 पीपल आर हैप्पी, डोंट वरी अबाउट 5। 5 लोगों की बात नहीं है। मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। इसे समाज के सुखी होने का मतलब बहुमत का सुखी होना, बहुमत का। अगला पॉइंट, एक लाइन तो लिख लीजिए। इसीलिए कल्याणकारी राज्य के द्वारा, देयरफॉर वेलफेयर स्टेट, इसलिए कल्याणकारी राज्य के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को प्रोत्साहित किया जाता है। देयरफॉर वेलफेयर स्टेट मैक्सिमाइज द मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को प्रोत्साहित करता है। बाकी कल होगा। कल अब रॉल्स का न्याय पढ़ के आइएगा, समानता के बाद न्याय।